उसके बारे में था कि भाई गवर्नमेंट का ही है। हाँ, गवर्नमेंट का ही है। और किस प्रकार से होता है गवर्नमेंट का जो आयुष मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना, योग के अलावा सारी जो चीजें ऑल्टरनेटिव थेरेपी है उसके लिए काम कर रहा है। योग पहला है कि जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन बनाया गया है, और उसके तुरंत बाद पहले क्यूसीआई नाम से था। ये क्यूसीआई नाम से एग्जाम ली जाती थी और ऑर्गेनाइज की जाती थी। बाद में ये क्यूसीआई का नाम बदल गया और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड वाईसीबी कहलाया। उसमें भी लेवल 1, 2, 3 थे, इसमें भी लेवल 1, 2, 3 है। ठीक है ना। आने वाले समय में अभी चल भी रही है लेवल 4, 5, 6 जो योग थेरेपी से रिलेटेड वो भी चलता है। अभी हम मिले हैं लेवल 1, 2, 3 के लिए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है कि ऑर्गेनाइज करती है, पर उन्होंने एग्जाम अच्छी तरह से ली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है कि ऑर्गेनाइज करना। उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि न तो इस प्रकार की व्यवस्था। उन्होंने एग्जामिनेशन बॉडी का अलग बनाई है कि भाई एग्जाम कंडक्ट करने के पावर्स प्राइवेट जो कंपनियां होती है उनको दी है। उनको पीआरसी भी बोलते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा होगा, अलग अलग पीआरसी भी है। योगा एसोसिएशन है, पीक्यूएमएस है, पीक्यू सर्ट है, वो सारी टीक्यू सर्ट है, वो सारी अलग अलग पीआरसीबी कहलाती है। पीआरसीबी मतलब क्या? एग्जामिनेशन बॉडी। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करने के बाद हमें ये जगह पे अप्लाई करना है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे करो या तो फिर उनकी जो वेबसाइट होती है वहां जाके इसके लिए आप एनरोल करो। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 15 दिन पहले करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उस समय भी मैं आपको काउंसलिंग करता रहूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे करो, क्या करो, क्या वो भी हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप लोग अच्छी से कर पाओ। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कोचिंग दे दिया, पढ़ा दिया और आपको छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। अब क्यों हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी आदर्श भारत की? क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है कि हमें एक माइंड में बैठ जाता है कोई चीज, क्या कि जहाँ पे फीस ज्यादा होगी ना वहां पे पढ़ाई अच्छी होगी, जहाँ पे फीस कम होगी ना तो वो तो ठीक ठाक ही होगा। ऐसा नहीं होता। ये आपको मैं बताऊं, आयुष मिनिस्ट्री का ये जो कोर्स है ना गवर्नमेंट का, ये इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेशन। आप दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, ये सर्टिफिकेट वैलिड गिना जाएगा। इवन आपने लेवल 1 किया है, 2 किया है या 3 किया है, कोई भी किया है, तो ये प्लस में रहोगे। होता क्या है कि संस्था का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो लोकली वैलिड होता है। यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो नेशनली वैलिड होता है, पर इंटरनेशनली वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए भी उनको वाईसीबी का कोर्स करना ही पड़ता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिन लोगों ने पीएचडी किया है ना उनको भी वाईसीबी और नेट की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि अब्रॉड उनको जाना है तो उनको सर्टिफिकेट, पीएचडी का सर्टिफिकेट भी काम में नहीं आता। हाँ, उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी वो है, वो बात अलग है। तो कहने का तात्पर्य सर्टिफिकेशन की वैल्यू के हिसाब से द बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। पर बात यही है, गवर्नमेंट का है तो फीस तो कम ही होगी। वो जन सामान्य को देखेगा तो फीस कम है। पर लोग इस प्रकार से देखते हैं कि फीस कम है ना तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, और लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं इसको प्रमोट करने के लिए। वो भी एक बात है ना, जो चर्चा का हमारा विषय नहीं। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि आपको ये करना चाहिए। यदि आप सोच रहे हो मैं योगा अलायंस से करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो मत करो, आप ये करो। अब मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मैं किसी से चिढ़ खाता हूँ ना, ये बात नहीं। बात ये नहीं है, आप इसीलिए कर रहे हो कि आपको इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेशन चाहिए। एक तो वो आपको इसमें से मिल जाएगा। दो, कंटेंट। कंटेंट इसका इतना स्ट्रांग है कि पूछो मत। योग का कोई भी कोर्स आपने किया होगा और फिर बाद में इवन आपने वाईसीबी लेवल 1 भी करोगे ना तो भी आपको लगेगा कि इतना तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो योग का जो थियरी पार्ट है ना इसमें ट्रेडिशनल योग का सब कुछ आ जाता है। सारे टेक्स्ट का जो है ना कंटेंट आ जाता है इसके अंदर। तो ये इसमें प्लस में रहते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल इसमें कंपैरेटिवली कम होता है,
जनरली टीचर्स ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिकल का पार्ट ज्यादा होता है, थियरी का सो होता है, होता है ना, आप लोगों ने किया होगा तो आपको पता होगा। पर इसमें उल्टा है जरा, उसमें क्या है कि थियरी कंटेंट ज्यादा है और प्रैक्टिकल कंटेंट इंटरमीडिएट लेवल का है। ओके, अब दूसरा एक जो चीज आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, पहले मैं जो मिथ चल रहा है ना उसको डिस्कस कर लो, फिर आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा मैं, ठीक है ना। फिर दूसरे मिथ क्या चलते हैं सर, क्वेरी जो आती है ना ऐसी, क्योंकि पहले ये सारे एडवर्टाइजमेंट घूमती है अलग अलग, तो फिर फोन कॉल्स आते हैं, पूछते हैं, और इतने सारा काम किया तो पता रहता है कौन क्या पूछता है। तो पूछते हैं लेवल 1 करे, 2 करे या 3 करे, क्यों सर हम लेवल 3 सीधा ही क्यों ना कर दे, क्यों हम लेवल 1 करें, हम तो जानते हैं योग के बारे में, इतने सालों से प्रैक्टिस करते। नहीं, मैं इसके बारे में ये जवाब देता हूँ कि सब कुछ फंडामेंटल से करना चाहिए। अब फंडामेंटल से तो फिर आप ऐसे जवाब दो कि सर हम इतने सालों से, 7 सालों से है, 8 सालों से है, 10 सालों से है, 2 सालों से है ना, ऐसे विचार आते हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूं, सीधा लेवल 3 ना करूं। नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। यस, इसमें फेल होते हैं, इसमें 70% कट ऑफ मार्क्स होते हैं, मतलब 70% यदि आते हैं ना तो ही आप पास होते हैं, और वो भी थियरी में 70% होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी 70% होना चाहिए, दोनों में इंडिविजुअल 70% होना चाहिए, तब आप पास होते हैं। और थियरी कंटेंट इतना है कि आप जब करोगे ना तो पता चलेगा, हर रोज के 4-4 घंटे आपको पढ़ने के लिए चाहिए। इसमें 2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा आपको थियरी, 1 घंटा, 1 घंटा प्रैक्टिकल, और 2 घंटा आपकी पढ़ाई, और सुबह का 1 घंटा प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, सब चाहिए, है ना। तो इसके लिए टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, और आपके डेडिकेशन भी चाहिए। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि इसमें एनरोल कर दिया और फिर कोई एक डेट है उस समय हमें सर्टिफिकेट मिल गया, इस प्रकार से नहीं होता, इसमें पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। कोचिंग का इसीलिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें अपने वीडियो में देखा कि कुछ रिसोर्सेज है, वहां से आप वीडियो देख के समझ पाओगे, समझ लोगे, पर वो कैसा ज्ञान होगा कि अब इसका क्या करें, इस एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, उसे किस प्रकार से आएगा, वो सारी चीजें नहीं समझ पाओगे। बस कोचिंग का महत्व ही है। कोचिंग का महत्व क्या है, बहुत सारी आप सर्च कर लोगे ना गूगल में के YCB लेवल 1, 2, 3 के लिए बुक, ऐसा बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी आपको अलग अलग, जो दावे करेगी, पर कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट है, कम समय में आप अच्छी तरह से उसे पास आउट कर लो ठीक ठाक प्रकार से, तो उसके लिए कोचिंग चाहिए आपको, उसके लिए एक मार्गदर्शन चाहिए, है ना। ये जो आप एक ये जो हम करने जा रहे हैं ना, ये आपका कोचिंग का क्लास इसलिए है कि आपको थियरी के लिए मैं कंटेंट दूंगा आपको, बस आपको वो ही करना है, इधर उधर का कोई भी यदि पहले का यदि है आपके पास तो भी उसे छूना नहीं है। मैं जो कंटेंट दूंगा आपको, वो कंटेंट ई बुक के स्वरूप में होगा, वो कंटेंट वीडियो लिंक के स्वरूप में होगा, बस आपको वही छूना है। 1.5 महीने तक मैं जो कहूँगा उसी प्रकार से करना है, इधर उधर कुछ नहीं, और आप लोग हो जाओगे कंफर्म। मैंने इससे पहले 10 बैच YCB लेवल 1 की चलाई है, उसमें से कोई कोई स्टूडेंट ने लेवल 2 की एग्जाम भी दी है, वो सारे हमेशा पास आउट ही होते हैं। 2-3 जनों का ही ऐसा रहा है कि वो कुछ 3-4 मार्क्स के लिए हो गए और फिर बाद में दी वो पास हो गए। कहने का तात्पर्य हो जाते हैं, परंतु यदि आप अपने आप से करोगे ना, बहुत टफ है। मैंने तो अपने आप ही किया है, मैंने जो लेवल 1 पास किया, वो उस समय QCI लेवल QCI था, फिर YCB आया तो YCB लेवल 2 पास किया, मैंने तो अपने आप ही पास किया। मैं नसीबदार रहा, मुझे पहले से पता था, मेरी जानकारी मेरे पास थी कि किस प्रकार से करना है, तो मैंने कर लिया। ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता YCB क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता, तो प्रिपरेशन क्या करना कैसे पता चले, है ना। सब जो योग टीचर होते हैं वो अपने थोड़े से टाइम निकाल के योग की क्लास लेते हैं,
और अपना घर का और प्रोफेशन का काम करते हैं। तो ये सारी जानकारी रखने का कैसे टाइम मिले आपको? तो इसीलिए हम तो प्रोफेशनल हैं, तो हमें तो रखना भी पड़ता है, राइट? इसीलिए होता है। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से सारी चीजें। एक क्वेश्चन और आप के मन में आता है जिसके बारे में डिस्कस हम कर रहे थे कि सर हम लेवल 1 2 3 में से 3 सीधा क्यों ना करें? वो इसीलिए ना करें क्योंकि तीनों की डेप्थ अलग। सिलेबस आप चेक करोगे ना, एक ही लिखा है उसके अंदर सिलेबस में। लेवल 1 का सिलेबस एक एक पॉइंट वही है, इवन जो प्रैक्टिकल का कंटेंट है ना उसमें भी वही है। 1 में 2 में 3 में 3 आसन ऐड होते हैं उसमें एक्स्ट्रा, बकासन, शीर्षासन, मयूरासन। बाकी तो सारी चीजें एक ही है। तो फिर इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं ना सारे लोग के लेवल 3 कर लेते हैं ना। नहीं, वो इसीलिए नहीं करना है कि डेप्थ का फर्क है। वो कैसे, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं। यदि एक तालाब है, राइट, उसका पानी है, वो कितना होगा? एक नदी का, एक सरोवर का पानी वो कितनी डेप्थ वाला होगा? एक नदी का पानी कितना डेप्थ वाला होगा? और एक सागर का पानी, पानी तो पानी ही है ना, परंतु डेप्थ का फर्क है, इसीलिए रिस्क बढ़ता है। तो ये बात है इसके पीछे की। बाकी तो एक ही सिलेबस है। सिलेबस की लिंक भी मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। यदि आपको अभी जानना है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से बता भी सकता हूँ, ठीक है ना? बता देता हूँ तो आपको ले इजी हो जाए। उससे पहले मैं एक बात और बताऊँ। कई टीचर्स को ऐसा लगता है, कई टीचर का क्या होता है कि साधना पक्ष मजबूत होता है, आगे जाके वो लोग टीचर बन जाते हैं। अमूमन सभी लोगों का यही होता है, पर उसमें से कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो इतना पढ़े लिखे नहीं, है ना? और कई लोग होते हैं कि वो प्रोफेशनल होते हैं पर योग में इतना वो इंटरेस्ट आ गया और वो आ गए। तो दो सब प्रकार का होता है योग टीचर में, आप जज ही नहीं कर सकते, राइट? तो इसमें एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं, कोई भी कर सकता है। उम्र 18 साल से बड़ी, वो भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर वो इसीलिए कि भाई वो समझदार हो, मतलब समझ सके चीजों को उस प्रकार से। एज के लिए भी नहीं कहा है उन्होंने कि भाई कितनी बड़ी एज, वो भी नहीं कहा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि योग साधना पद्धति, राइट? योग सिर्फ अभी फिटनेस के लिए करते हैं, थेरेपी के लिए करते हैं, पर बेसिकली योग क्या है? साधना करते। साधना कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, राइट? इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको नहीं रखा है। इसके अंदर आप 3 लैंग्वेज में आपका, सॉरी 2 लैंग्वेज में आप कर सकते हो। बाकी जो लैंग्वेज है वो कोई कोई ये है, मेन हिंदी और इंग्लिश मेन लैंग्वेज है यहाँ पे, जिसमें आप अपेयर कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा हिंदी के, ठीक है? तो इस प्रकार से होता है। तो एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के तौर पे ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, एज के बैरियर भी कोई है नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है ना? अभी मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक है? देख लेते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग खुले मन से पूछ सकते हो, आपके लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ठीक? पहले मैं आपको योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का दिखा देता हूँ, ठीक है? ओके, आई होप आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हो। तो ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का ये सिलेबस है। इसे जूम करके दिखाता हूँ तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ।
हाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे बताया है नेम ऑफ सर्टिफिकेशन योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, उसके बारे में मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, इसलिए मैं सीधा आगे ही जाता हूँ, नो एज लिमिट वगैरह और वो सारी चीजें। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं अभी बाद में करता हूँ, पहले सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला होता है योगा एटिमोलॉजी, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शन, मतलब कि योग का जो इतिहास होता है उसके बारे में, योग क्या है ना। पहले तो योग क्या है वो बताना मतलब होता है। फिर योग की ओरिजिन, हिस्ट्री और डेवलपमेंट। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिशनर, ओके। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ योगा, त्रिगुण, अंतःकरण, चतुष्टय, त्रिशरीर, पंचकोश। फिर इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल ऑफ योगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पतंजलि योग और हठ योग। इंट्रोडक्शन टू योगिक प्रैक्टिस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इंट्रोडक्शन टू षटकर्म, इंट्रोडक्शन टू योगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार। फिर आसन के प्रिंसिपल और बेनिफिट, प्राणायाम, ध्यान और इसके हेल्थ बेनिफिट। योगिक टेक्स्ट आएगी कौन सी, जिसका इंट्रोडक्शन आएगा, पूरा डिटेल में नहीं आना है इसको, ठीक है ना, कोई भी लेवल में नहीं है, थर्ड लेवल में आता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योग सूत्र, इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ भगवत गीता, इंट्रोडक्शन ऑफ हठ योग प्रदीपिका। फिर प्रस्थान त्रयी क्या होता है, फिर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डाइट एज पर हठ योग प्रदीपिका, भगवत गीता, है ना। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ योग प्रैक्टिसेस इन हेल्थ एंड वेलबींग, कंसेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। फिर योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योगा, बहिरंग और अंतरंग योगा। कंसेप्ट ऑफ हेल्थी लिविंग इन भगवत गीता, इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिसेस। ऐसे ही हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या, थेरेपी योगा के लिए क्या आएगा, तो उसका फिजियोलॉजी एनाटॉमी पूरा आएगा। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, मीनिंग एंड मीन्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड रोल ऑफ योगा इन हेल्थ प्रमोशन। योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड्स, कंसेप्ट ऑफ भाव, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये आयुर्वेद की कंसेप्ट भी आएंगे आपको पढ़ने के लिए। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योगा टुवर्ड्स हेल्थ एंड डिजीज, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, कार्डियो और मतलब कि हार्ट डिसीज के रिलेटेड आएगा। योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, योगा इन प्रिवेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, योगा फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन शॉर्ट सारी चीजें आपकी जो वैदिक परंपरा अनुसार योग, हठ योग परंपरा अनुसार योग, राजयोग, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आ जाएगा। फिर आपका आएगा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, आयुर्वेद और वेरियस डिसीज के लिए प्रावधान जो होते हैं वो आएगा। प्रैक्टिकल में क्या आएगा कि प्रणव और उसका उच्चारण, प्रेयर, क्लींजिंग टेक्निक्स, नॉलेज ऑफ धोती, नीति, प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति, ये सारी चीजें करनी नहीं है आपको, सिर्फ ये जो क्लींजिंग प्रैक्टिस जो है षटकर्म जिसे कहते हैं वो करना नहीं है, पर उसका सारा ज्ञान आपको होना चाहिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, राइट। फिर सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम, तो उसमें क्या आएगा, नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट, नी मूवमेंट, एंकल मूवमेंट, ये सारी चीजें आएगी। आप लोगों को पता होगा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो अपने स्वर्गस्थ इंदिरा जी को योगाभ्यास करवाते थे, उन्होंने ये सूक्ष्म व्यायाम को डेवलप किया। तो ये जो सारे सूक्ष्म व्यायाम है उसमें उन्होंने जितने डेवलप किए वो सारे नहीं है, परंतु जो मुख्य मुख्य है वही यहाँ पे हमें करने हैं, है ना। फिर योगिक स्थूल व्यायाम, सर्वांग पुष्टि और हृदय गति, ये भी उन्होंने ही डेवलप किए थे, वो भी आएगा, पर ये दो ही चीज आना है स्थूल व्यायाम में, और भी काफी सारी चीजें पर नहीं आनी है हमें। फिर सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार भी कौन सा वाला, हठ योग परंपरा वाला। सूर्य नमस्कार ए, सूर्य नमस्कार बी जो होता है विन्यासा सिस्टम के हिसाब से, वो नहीं, सिर्फ हठ योग परंपरा वाला सूर्य नमस्कार, वो भी सिंपल वाला। योगासन में ताड़ासन, वृक्षासन, अर्ध चक्रासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, स्टैंडिंग आसन, फिर दंडासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिटिंग पोजेस, भद्रासन, कंटिन्यू,
मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, उत्तान मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, सल्पासन, मकरासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सेतुबंधासन, विपरीत करणी, सरल मत्स्यासन, शवासन। आप लोग देख रहे हो, जो योग टीचर है उनको समझ में आया होगा, सारी बिगिनर टू इंटरमीडिएट की प्रैक्टिसेस है ना। तो यही है। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के उपरांत ही प्राणायाम करना चाहिए, है ना। प्राणायाम पहले ही सीधा नहीं करना चाहिए, कुंभक प्राणायाम करने के बाद करना चाहिए, प्राणायाम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करने के बाद करना चाहिए। ठीक, तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे। सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग, ये क्या होता है वो समझाया जाएगा और कराया जाएगा। फिर पूरक, रेचक और कुंभक क्या होता है, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन का डिफरेंस क्या होता है, शीतली विदाउट कुंभक वाला आएगा आपको, भ्रामरी भी विदाउट कुंभक वाला है, ठीक है ना। फिर बंद क्या होता है, तो तीनों बंद के बारे में आएगा, इनफैक्ट चारों बंदों के बारे में, जलंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद और महाबंद, तीनों एक साथ, ये भी आएगा। फिर मुद्राओं के बारे में भी आएगा चीज, हस्त मुद्राएं, उसके बारे में कह रहा हूँ, वो भी चीजें आएगी। और इस प्रकार से मेडिटेशन और ध्यान साधना के बारे में भी आएगा कि भाई प्रणव और सोहम किस प्रकार से उसका उपयोग करते हुए आप ध्यान कर सकते हो। फिर कुछ इम्पोर्टेंट प्रेयर्स वगैरह आएगी वेद उपनिषद की। फिर बॉडी एंड ब्रेथ अवेयरनेस कैसे करते हैं, श्वास प्रश्वास का ध्यान। फिर योग निद्रा, उसके बारे में आएगा, पर डिटेल में नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड, ठीक। फिर और टीचिंग टेक्निक भी सिखाई जाएगी आपको कि भाई एक अच्छे लेसन को कैसे प्लान किया जाए, उसकी कंसेप्ट, नीड्स, प्लानिंग ऑफ टीचिंग योगा, है ना। फिर लोग क्या समझते हैं लेसन मतलब क्या आसन प्राणायाम कैसे करवाते हैं, ऐसा ही नहीं होता है ना। षटकर्म कैसे कराए जाते हैं, सिर्फ प्राणायाम का क्लास लेना है कैसे ले जाता है, सिर्फ ध्यान का क्लास लेना है तो कैसे लिया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग योगा प्रोटोकॉल टू डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप को योगा करवाना होता है, बिगिनर को करवाना होता है, इंटरमीडिएट लेवल की करवाना होता है, एडवांस लेवल को करवाना होता है, थेरेपेटिक योग होता है, बच्चों को योग करवाना होता है, कॉर्पोरेट में करवाना होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी आप लोगों के साथ, है ना। फिर प्रिपरेशन फॉर योगा क्लास के पहले और बाद में क्या किया जाएगा, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योगा टीचर, एक अच्छे योग टीचर के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्लास मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। फिर कंडक्टिंग योगा प्रैक्टिकल लेसन, प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस प्रकार से हमें लेसन बनाते वक्त ध्यान देना चाहिए, उसके प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होना चाहिए। फिर साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल योगा इंस्ट्रक्टर, कैसा होना चाहिए एक योग शिक्षक। और फिर मॉडल ऑफ आइडियल योगा लेसन प्लान, फिर सारी चीजें मतलब टीचिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस की जाएगी। रेफरेंस बुक यहाँ पे देते हैं ये, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि बुक क्या होनी, कौन सी यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, वो ही करना है। अब लास्ट में ये देख लेते हैं, ये सारी चीजें लेवल 1 की हम डिस्कस कर रहे हैं, पर आप लोगों को मैं अभी लेवल 2 फटाफट दिखाऊंगा, तो आप देखो कि यही चीज वहां पर भी है। पहले यहाँ देख लेते हैं, तो थियरी जो मार्क्स है ना, उसमें बाइफिकेशन इस प्रकार से है, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस 20 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट 20 मार्क्स, और योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन 20 मार्क्स, कुल 60 मार्क्स की एग्जाम रहेगी आपको। मैंने कहा ना 70% कट ऑफ मार्क्स रहेगा, तो 60 में से 70% लाना है, मतलब कितने मिनिमम हुए, 42 मार्क्स, 42 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेगी आपको, ये रहेगा, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। फिर प्रैक्टिकल में क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल आएगी, टीचिंग स्किल आएगी, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल 80 मार्क की, टीचिंग स्किल 40 मार्क्स की, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 10 मार्क का, फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क का, 140 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी।
ठीक है ना। तो उसमें से 70% लाना है, तो इस प्रकार से रहेगा, राइट। अभी आप लोगों को लगा होगा ये तो ठीक है, इसमें क्या है, पढ़ लेंगे ना, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, है ना। थोड़ा 1.5 महीना मुझे दे दो, 1.5 महीना दे दोगे ना, हो जाएगा। फिर कई कई ऐसे भी नहीं है, कई जो अपियर करते हैं ना एग्जाम, वो लोग क्या गलती करते हैं वो भी मैं एक बात थोड़ा बता दो, फिर मैं सिलेबस 2 बता दूं। कई लोग क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, हाँ हमें जब एग्जाम देनी है तब देंगे ना, कोई बात नहीं, जाने दो। तो मैं जब पढ़ लेती हूँ, कोचिंग ले लेती हूँ, फिर 2 महीने के बाद मैं प्लान करती हूँ, और ज्यादातर लेडीज ही आते हैं, वो भी मैं बताऊँ, इस फील्ड में पढ़ने के लिए। तो फिर इस प्रकार से प्लान करते हैं, फिर दे ही नहीं पाते हैं। ऐसा मत करना कभी। यदि आप क्लियर हो, 1.5 महीना पढ़ पाओगे, तो ही एडमिशन लेना कोचिंग का। आपको ऐसे लगता होगा मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसे बात थोड़ी करते, पर नहीं, मैं आपके भले के लिए। वो इसीलिए क्योंकि यदि आप पढ़ोगे नहीं ना, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ये तो चाहिए। अब मैं सिलेबस 2 दिखाता हूँ आप लोगों को। शायद ये अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, पर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को जो जैसा है ना वैसा दिखाऊं, और फिर आप लोग एडमिशन ले, है ना। फिर बाद में ऐसा ना लगे, फिर होता है ऐसा है, कई लोग ऐसे ही उत्साह आता है ना, एडमिशन ले लेते हैं, फिर कर नहीं पाते हैं, लैप कर जाते हैं। नहीं, ये सही बात नहीं है। एक एक रुपीस का महत्व होता है। फीस कम है उसका मतलब ये नहीं है ऐसे ही फीस पे कर दिया। आपको यदि अच्छे से करना है तो भी एडमिशन लेना चाहिए। सिलेबस को दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा है लेवल योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि एक ही बात है, एक ही चीजें लिखी गई है इसमें, और है, परंतु मैंने जैसे कहा डेप्थ का फर्क। योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखो एक ही चीज लिखी है ना, योगा इरिमोटोलॉजी डेफिनेशन, पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, कठोपनिषद, एम ऑब्जेक्टिव मिसकंसेप्शन, योगा इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री डेवलपमेंट, ब्रीफ हिस्ट्री, सांख्य एंड योग दर्शन, लाइफ स्केचेस एंड टीचिंग्स ऑफ योग मास्टर। ये एक चीज इसमें ऐड होती है बड़ा, कि क्या होता है कि जो संत जो होते हैं ना उनका जीवन चरित्र, पर सभी का नहीं। ये जो लिखे गए हैं ना, महर्षि रमन, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके, मतलब इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ योगा एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्दी लिविंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, वहां पर भी था ना। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, सिग्निफिकेंस ऑफ योग साधना, concept and principle of Shatkarma, concept and principle of Yogasana, concept and principle of Prana, introduction to Tribandh and health benefit, Dhyan and signification of health well-being, introduction to yogic relaxation technique with special reference to योग निद्रा, वहां पे थी, हमने देखा था। फिर योगिक टेक्स्ट, तो प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय और गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होता है। फिर योगा इन कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद विद स्पेशल एम्फासिस ऑन पंचकोश, विवेक एंड आनंद मीमांसा। इन शॉर्ट जो उपनिषद जो महत्वपूर्ण है ना, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ना उसकी चर्चा, ठीक। कंसेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ, भक्ति, कर्म, ध्यान इन भगवत गीता, मतलब भगवत गीता के बारे में संक्षेप परिचय। सिग्निफिकेंस ऑफ भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ, कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, आहार विहार आचार विचार, स्टडी ऑफ पतंजलि योग सूत्र इंक्लूडिंग सिलेक्टेड सूत्र, है ना। पतंजलि योग सूत्र के पहला और दूसरा पार्ट जो है ना,
वो लेवल 1 और 2 तक आता है। 3 4 के बारे में कुछ ज्यादा नहीं आता, आता है पर क्या आता है, सिर्फ धारणा ध्यान समाधि तक का हिस्सा आता है। संयम के बारे में इतना नहीं आता, वो लेवल 3 में बहुत आता है। बहिरंग योगा ऑफ महर्षि पतंजलि यम नियम आसन प्राणायाम व प्रत्याहार। अंतर अंतरंग योग ऑफ महर्षि पतंजलि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एंड वेल-बीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। हठ योगा इन पर हठ योगा कंसेप्ट ऑफ साधक बाधक तत्व, ये सारे हठ योग में आता है। फिर कंसेप्ट ऑफ योग मठ, मतलब ये भी हठ योग प्रदीपिका ही पाठ है, योग मठ कैसा होना चाहिए, मिताहार, ये सारी चीजें। कंसेप्ट ऑफ नाड़ी प्राण प्राणायाम फॉर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ हठ योग प्रैक्टिस फॉर वेलनेस, है ना। फिर जनरल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीजें जो हमने देखी थी 1 में, वही इंट्रोडक्शन टू सेंसरी ऑर्गन, वो सारी चीजें, बेसिक फंक्शन ऑफ 9। मैं आप लोगों को 10 बजे में छोड़ दूंगा, है ना, मैं शॉर्ट कर दूंगा, चिंता मत करें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, सबका समय कीमती है। कंसेप्ट ऑफ दिनचर्या ऋतुचर्या, देन इम्पोर्टेंस ऑफ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इन वेलबीइंग, योग कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, मैत्री करुणा मुदिता उपयोग, मतलब के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हैं इसमें। फिर युग कंसेप्ट मेंटल हाइजीन, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, योगिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ आहार, हेल्थ बेनिफिट ऑफ सूर्य नमस्कार षटकर्म आसन प्राणायाम प्रैक्टिसेस लीडिंग टू ध्यान, मतलब सेम टू सेम। साइलेंट फीचर्स एंड contra indication of yogic practices for well-being, knowledge of common diseases, their prevention and management by yoga, knowledge of role of yoga in management of non-communal disease, concept of stress, yogic management stress and discussion, same to same आपने लेवल 1 के सिलेबस में देखा, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल में भी सेम ही है, प्रणव का उच्चारण, प्रार्थना, फिर प्रेयर्स, फिर योगिक षटकर्म सारी, फिर सूक्ष्म व्यायाम, नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट, नी मूवमेंट, एंकल मूवमेंट, योगिक स्थूल व्यायाम सेम टू सेम, सर्वांग पुष्टि, हृदय गति, सूर्य नमस्कार विथ मंत्र। यहाँ पे है ना, सूर्य नमस्कार में लेवल 1 में जो हम रूटीन में मंत्र यूज करते हैं ना, वो आते हैं। उसके अलावा लेवल 2 में जो बीज मंत्र होते हैं ना, वो भी आता है, ठीक है। अवेयरनेस, अलाइनमेंट और मंत्र, तीनों को किस प्रकार से कराना है, वो सारी चीजें सूर्य नमस्कार में प्रैक्टिसेस में आएगी। फिर योगासन सारे वही है, आप लोग पढ़ लेना, आपको वही पता चलेगा, ठीक है ना। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो भी सारी यही है, 3 ही है। फिर प्राणायाम, वो भी सेम टू सेम है। कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन सारी सेम टू सेम है ना। मुद्राएं सेम टू सेम है। मुद्रा 2 प्रकार की होती है, हस्त मुद्रा और शरीर की मुद्रा। हस्त मुद्रा के बारे में प्रैक्टिकल में डिस्कशन आता है। शरीर की जो मुद्राएं हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए होता है, पूछ सकते हैं, लेवल 2 में पूछ सकते हैं, लेवल 1 में इतना जोर नहीं देते वो शरीर की मुद्रा के बारे में, सिर्फ हस्त मुद्रा के बारे में। 3 में तो सब आता है, 3 में तो सब आता है। टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो सारी चीजें जो पहले के सेम टू सेम यही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेवल 3 का मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। मैं इसीलिए इसको डिस्कस करना नहीं पसंद करूंगा कि मैं चाहूंगा आप लोग बेस से जाए। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं लेवल 1 नहीं करूंगी, तो मैं कहूंगा लेवल 2 करो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कहूंगा। लेवल 3 के लिए मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। यदि किसी को करना है तो हाँ, मैं गाइड करूंगा। अच्छा, एक चीज और आप लोगों के दिमाग में आएगी, सर ये आपने क्लास 1 रखा है और तीनों लेवल के लिए एक साथ लिख दिए है, तो ऐसे तो कैसे हो सकता है, ये कोई बाल मंदिर थोड़ा है तो फिर एक ही जगह पे रहती है, सभी स्टैंडर्ड को पढ़ा लिया, है ना। किसी किसी के माइंड में आया होगा। ऐसा नहीं करना है अपने को, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या होगा, जो फर्स्ट फेज अपना होगा ना,
वो सारी फंडामेंटल पढ़ाएंगे उसमें लेवल 1 को तैयार करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि 2 में जो अपियर हो रहा है या 3 में अपियर हो वो नहीं आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा, कंपलसरी आना पड़ेगा, वो होगा तो ही वो होगा, इसीलिए आना पड़ेगा। तो लेवल 1 का जो बेस बन जाएगा, फिर भी लेवल 1 वाले को आना है ना, भले ही उनको जो लेवल 1 की चीजों के ऊपर देना है तो फिर भी आना है। लेवल 2 की जो थोड़े दिनों की जो पढ़ाई होगी ना, 1 वीक की, लेवल 2 के हिसाब से जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन, जैसे कि क्या एक्स्ट्रा निकला आप लोगों ने देखा ना, संतों का परिचय हो गया, फिर सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र के साथ जो प्रैक्टिस होती है, फिर कुछ अलग जो श्लोक का जो उच्चारण वगैरह जो चीजें होती है उसके लिए मिलना पड़ता है ना, तो वो आता है। तो लेवल 2 के लिए उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और फिर लेवल 3 के लिए मैं कुछ और चीजें आपको रिफर करूंगा, उसके लिए मैं कुछ और टेक्स्ट बुक भी सजेस्ट करूंगा, वो साथ में पढ़नी पड़ेगी। मतलब पहले दिन से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, लेवल 2 का जो पढ़ा वो, और फिर एक्स्ट्रा जो उससे भी अलावा जो पढ़ना है लेवल 3 के लिए वो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप पहले से अपियर हो लेवल 2 के, पास आउट हो और करना चाहते हैं तो करो, मेहनत पड़ेगी पर फिर भी करो। पर नहीं है, पहली बार कर रहे हो तो लेवल 1 करो बेस्ट। और फिर भी आपको वो होता है ना अंदर से, नहीं मैं ये क्यों करूँ, तो आप लेवल 2, ठीक, मेरा सजेशन ये है। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो किक करके। अच्छी बात अभी ये है कि हमारे साथ मेरे लास्ट बैच में दीप्ति बहन पंचोली थे, वो अभी आए हैं, वो उनके बारे में कुछ मुझे बताए सभी स्टूडेंट को, और अपना फीडबैक भी बताए विद्यार्थियों को, उनको साथ में पढ़ के कैसा लगा। दीप्ति बहन कुछ बोले, एक कोइंसिडेंट है, मैंने उनको नहीं बुलाया पर वो आए हैं, अभी आए हैं तो उनका लाभ लें। और आप लोगों को एक चीज समझ में आए कि एग्जैक्टली जो कोचिंग होने वाली है वो इफेक्टिव रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना दीप्तिमन, जे जैसा है ना वैसा ही बताता, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, एंड सॉरी मेरे को थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन होने में, वाइंड अप करते हुए पूरा कामकाज, सॉरी, लेकिन आपने नोट किया मेरे ज्वाइन होने पर, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप प्रॉपरली लेवल 1 से जाते हैं तो बेटर है कि आपको उसका बेसिक पता चलेगा कि आखिर में योग है क्या, कहाँ से आया है क्या नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज पे आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाएंगे तो ही बेटर वे है कि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। डायरेक्टली आप कूद के 2nd या 3 में जाएंगे तो वो प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि लेवल 1 से जाएं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जो योग करने जाती थी तो मुझे यही पता था कि आसन हम जो कर रहे हैं वो ही योग है, लेकिन जब मैंने वाईसीबी ज्वाइन किया और जो थियोरिटिकल मैंने पढ़ा और इतना कुछ पढ़ा कि मेरे को लगा कि शायद मैं स्कूल में आ गई हूँ फिर से कि वापस से इतना सारा पढ़ना लिखना, लेकिन जब रियली सही में पढ़ा, उसको समझा कि सही में योग है क्या, वो मुझे वाईसीबी ज्वाइन करके सर की कोचिंग लेके ही पता चला। बाकी मेरे माइंड में यही था कि आसन कर रहे हैं वही योग है, पर रियल में योग क्या है, लोगों से जुड़ना, खुद में पॉजिटिविटी लाना, लोगों में पॉजिटिविटी लाना, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होती है। बाकी हम जनरली यही जानते हैं कि श्वास लेना है छोड़ना है, बस ये हो गई ब्रीदिंग, पर श्वास लेना भी है तो वो कैसे लेना है, कैसे आपके बॉडी में ऑक्सीजन काम करता है, ये सब मुझे ये थ्योरी पढ़ने के बाद ही पता चला है। तो अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो लेवल 1 से ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर वे में जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे योग में 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल पहले सिचुएशन ये थी कि मैं उस कंडीशन में थी कि मैं अपना माइंड अपना बॉडी रिलैक्स करने के लिए गई थी, और आज मैं योग टीचर हूँ लेवल 1 क्लियर किया है, सर की छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने खड़ा किया है मेरे आगे, मुझे जो रास्ता दिखा रहे हैं, हर वक्त गाइड भी कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है मुझे। और चाहूंगी कि आप सब वाईसीबी ज्वाइन करें और लेवल बाय लेवल जाएं। अगर आपको प्रॉपरली योग में घुसना है, योग को समझना है, सीखना है, सिखाना है, तो प्रॉपर वे में जाइए। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक बहुत अच्छी बात है। यू। बात मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा
आपको मेरे साथ मैंने फर्स्ट QCI किया, QCI लेवल 1, है ना। उस समय भी कोई नहीं जानता था, बोलो आज भी नहीं जानते हैं। उस समय ये मैं 7 साल पहले वाली बात बता रहा हूं, नहीं जानते थे। तो उस समय क्या होता है, मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जुड़े थे साथ में, और QCI की एग्जाम अपियर किया था। जब उनको पूछा गया, ऐसा ही कॉमन अपना कोचिंग चलता था, क्योंकि एक ही कोचिंग चलाना पड़ता है, और फिर इस प्रकार से लेवल 2 वाले की स्पेशल कुछ बैच और क्लासेस करने पड़ते हैं, और 3 के लिए स्पेशल क्लासेस, क्योंकि सारे एक साथ ही होते हैं, पढ़ाने वाला एक ही होता है। तो इस प्रकार से तो हुआ ये था कि सभी लोग ऐसे दिमाग में होते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं एक इस शहर का इतना बड़ा योगा टीचर हूँ, वगैरह वगैरह। तो कई लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में, किसी ने लेवल 2 ले लिया, किसी ने लेवल 3 ले लिया। मुझे भी एक बार विचार आ गया मैं भी ले लूं, पर मेरे दिमाग में एक क्लियर था कि नहीं, कोई भी चीज करते हैं ना, फंडामेंटल से करें ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जैक्टली यही हुआ। प्रिपरेशन में बहुत समय देना पड़ा, श्रम देना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, सारी चीजें की, और लेवल 1 की मैं पास हो गया। मेरे साथ वो सारे थे ना, ज्यादातर लोग फेल हो गए। आज वो लोग QCI को कोसते हैं, YCB को कोसते हैं, क्यों पता है? क्योंकि वो लोग फेल हो गए और मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये होता है अपने साथ, कोई भी चीज में हम फेलियर आता है ना, फिर वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल स्वाभाविक सा है ना? ये हमें गलती नहीं करनी है। यदि ठीक ठीक जाओगे ना, तो अच्छा रहेगा, नॉलेज बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ लेवल 1 करो, और फिर लेवल 2 की आवश्यकता नहीं है, फिर सीधा लेवल 3 ही करना है। अभी जैसे 1.5 महीना आपने पढ़ाई की, बराबर, जैसे कि ये दीप्ति बहन हो गए, अभी वो मुझे पूछेंगे सर मैं अब क्या करूँ, लेवल 2 करूँ? मैं कहूंगा नहीं, 3 करो। क्यों? क्योंकि आप लेवल 2 ही हो। जो क्योंकि मैं इस प्रकार से कोचिंग दूंगा कि जैसे आप लेवल 2 की जैसे कोचिंग देता हो, ऐसा ही दूंगा, क्योंकि मुझे आपको एक्सपर्ट बनाना है ना। हर एक टीचर यही चाहेगा अपना जो स्टूडेंट है ना, वो कहीं पे भी कम ना हो जाए। तो मैं पढ़ाऊंगा इसी प्रकार से, सिर्फ 2 की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर सीधा 3 दो, पर वो 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के बाद दो, शांति से। क्योंकि क्या होगा, अब लेवल 3 के लिए जो कोई भी जुड़े हैं, शायद सभी लोग वीडियो ऑन रखे ना, तो अच्छा रहेगा, है ना। किसी एक जने को कुछ घर में रसोई वगैरह होगा, पर सबको तो नहीं होगा। हम्म। तो कहने का तात्पर्य है कि लेवल 3 वाले हो गए ना, उनको क्या, मुझे यौगिक टेक्स्ट की समरी पढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि वेदों को ऊपर ऊपर से समझाना पड़ेगा। उपनिषद की समरी मुझे 108 उपनिषद है, परंतु उसमें से जो 10 इंपॉर्टेंट उपनिषद है ना, उसकी समरी पढ़ानी पड़ेगी उनको। फिर भगवत गीता की समरी तो लेवल 1 को भी आएगी, 2 को भी आएगी, वो तो अलग सी बात है। पर योग सूत्र का तीसरा और चौथा पाठ, उसको मुझे समझाना पड़ेगा ठीक से। और अठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता भी, उसकी समरी मुझे समझानी पड़ेगी। ये लेवल 3 वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। 1-2 वालों को डेप्थ में जाना पड़ेगा, पर फिर भी मैं जो बुक दूंगा ना, उतना होगा ना दिमाग में। 250-260 पेजेस की बुक है वो, है ना। दीप्ति बेन है आसपास आपके? हाँ, तो जरा लेके आओ ना, उनके पास प्रिंट आउट करवाई हुई है ना, इसलिए आप देख लो। तो उतनी है, बस उतना ही करना है आप, और मैं पढ़ाऊंगा, रोज का रोज हो जाएगा आपका, है ना। इतना कंटेंट है, ठीक है ना। ये मेन बुक आपकी थियरी की रहेगी, प्रैक्टिकल की अलग रहेगी, पर वो क्या है कि मैं करवाता जाऊंगा ना, वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा सारी चीज, उसे कि खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दीप्ति बहन का भी अनुभव हो रहा है। सर ये अपनी भगवत गीता है योग की, इसलिए आसपास ही रहती है। हाँ, यही होता है कि ये बुक किताब को इतनी अच्छी प्यारी लगेगी ना आजीवन, कि उसे आप बहुत संभाल के रखोगे। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको सारे कंसेप्ट्स लगभग आपको इसमें से मिल जाएंगे, राइट। तो कहने का तात्पर्य है कि वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पढ़ाने का सिस्टम क्या रहेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मंडे
टू थर्सडे, सोम से गुरुवार। मैं आपको डिटेल में ये पहले थियरी क्लास के बारे में बताता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा। शुक्रवार को मैं क्या करवाऊंगा, मैं आप लोगों की मॉक टेस्ट लूंगा। और दूसरा, मॉक टेस्ट लेने से पहले सोम से गुरुवार में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, आओ राजश्री भाई, स्वागत है। सोम से गुरुवार में जो मैंने पढ़ाया है ना, वो मैं शुक्रवार को रिकैप कर दूंगा उसका, तो दिमाग में बैठ गया, ठीक है ना, आपको मेहनत कम हो जाएगी। और फिर मैं उसकी मॉक टेस्ट लूंगा, मैं सबको कह दूंगा कि आपको मॉक टेस्ट क्या होती है। जो हम छोटे थे तो मौखिक परीक्षा देते थे ना अपने टीचर को, इस प्रकार से। और फिर सैटरडे को मैं एक क्विज जैसा रखूंगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्लिक करके आपको भेज देना है, उसमें जवाब भी आपको मिलेंगे क्लिक करने के बाद। अभी करते ही होगे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग कोई ना कोई जगह पे गूगल फॉर्म में, तो इस प्रकार से रहेगा। तो क्या है कि एवरी वीक आपका रहेगा। फिर ये सारी चीजें हो जाने के बाद मैं लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू करके एक बुक है मेरे पास, 30 क्वेश्चंस है उसकी। पूरा कंटेंट पढ़ लिया आपने, उसमें से ही 30 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें से उनको एमसीक्यूज पूछने होते हैं, राइट। पहले फंडामेंटल कंसेप्चुअल सब क्लियर होना चाहिए, तो वो कर लेंगे। फिर उसमें से भी इम्पोर्टेंट जो है ना वो पकड़ेंगे, और उसको हम अच्छे से तैयार करेंगे और दिमाग में बैठा। फिर कहो आप लोग कि फिर नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ ही नहीं किसी कोई भी स्टूडेंट का, राइट। तो थियरी की बात ये हुई। प्रैक्टिकल की बात क्या होगी, शुरुआत के दिनों में सभी लोग की योग प्रैक्टिस हो ऐसे जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ सभी लोगों की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि योग टीचर हो गए या योग प्रैक्टिशनर हो गए, ठीक है ना। तो कुछ की नहीं होगी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वीक या 2 वीक मैं आपको जनरल प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। मेरे साथ कंपलसरी ये रहेगा, ये सारी चीजें करना पड़ेगा, करेंगे। और फिर स्पेसिफिक में जाऊंगा कि अपने सिलेबस के हिसाब से। फिर उसके बाद में सिलेबस के अलावा भी जो उनको जो पूछना होता है, कई बार पूछ लेते हैं, तो वो भी चीज मैं आपको करवा दूंगा, तो आप कहीं पे भी रुको नहीं, राइट। वो सारी चीजें होगी। इस प्रकार से हमारा 1.5 महीना चलेगा। दूसरी एक बात, मैं अपनी रिदम में ही चलूंगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला कि भाई टाइम 1.5 महीना ही है और फिर अपना सिलेबस फटाफट आगे ले जाओ, ऐसा नहीं कभी होने वाला। शायद रेयरली ऐसा हो सकता है कि मुझे टाइम थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़े, ठीक है ना। तो वो होगा, क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होके तो ही आप अच्छे से, तो वो कितना होगा, 1 वीक या 2 वीक होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वो हो सकता है। इन शॉर्ट आपका पूरा अच्छे से सिलेबस होगा उसके अंदर। दूसरी बात, एग्जाम, दूसरी जगह पे आप जाओगे ना, एक प्रॉब्लम रहेगा आपको जो यहाँ पे नहीं रहने वाला। क्या पता है, तो जब एडमिशन लेते हो ना, उसी दिन से आपको कह देते हैं इस दिन को आपको एग्जाम देनी है ना। ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपकी एग्जाम के लिए तैयारी होगी, 10 दिन बाकी हो गया आपके, और मैं आपको पूछूंगा आपको एग्जाम देनी है, अभी देनी है या फिर कोचिंग के बाद 10-15 दिन का वेट करना है आपको और बाद में देनी है। फिर आप जो आपको इच्छा लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज, राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सजेस्ट ये करूंगा तुरंत ही एग्जाम दे देना, तो इससे फायदा ये होगा कि तुरंत का तुरंत हो जाता है। फिर बाद में क्या है, डिले ही होता रहता है, क्योंकि क्या है, मेरा कनेक्शन भी आपसे टूट जाएगा, आप अपने आप करोगे, और मन तो मन है ना। हम चित्त प्रसारण के साधन समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, पर चित्त को मेंटेन करना तो मेहनत का काम है ना। तो ये चित्त को मेंटेन करना पड़ता है, तो वो हमें दूसरी दिशा पे ले जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि तुरंत ही कर देना अच्छा रहेगा। ये वित्ती बहन की बैच के थे, सारे लोग, ज्यादातर लोगों ने दे दिया तो हो गया, कुछ ने नहीं दिया तो फिर अभी भी लटक रहे हैं, बराबर। तो लटकते हैं कई लोग, होते हैं, नॉलेज पूरा होता है उनके अंदर, पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ऐसा होता है, राइट। अभी किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, ऐसे कोई बात मन में आती हो कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो पूछ सकते हो मुझे। अनिशा बहन, आप कुछ बताइए।
एक्चुअली आप लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ अभी, तो फिर भी मैंने मेरी जो कहानी है वो सारी एक्सप्लेन कर दी। अभी आप लोग बताएं मुझे कुछ। मनीषा सर आपका नाम? लो, अंकित कार्य। अच्छा मैं अंकित अच्छा, कल आपसे चैट हुई थी। हाँ हाँ ओके ओके, फाइन फाइन। तो बस कब से क्लास शुरू करते हैं और क्या हाँ टाइमिंग रहेगा? हाँ, टाइमिंग बता देता हूँ मैं। देखो, सोमवार से क्लास शुरू होगी 2 तारीख से, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली 2 तारीख से ही हो जाएगी। और टाइमिंग रहेगा 2 बजे से 3:15 बजे तक, 2 to 3:15, बराबर। थियरी क्लास रहेगा और प्रैक्टिकल क्लास जो रहेगा वो शाम को रहेगा 6 से 7, 6 to 7। अब मैं सजेस्ट करूंगा दोनों क्लास कंपलसरी इसलिए क्योंकि वैसे तो आप प्रैक्टिकल जो क्लास होगा उसमें आप बार बार सोचते रहोगे ये तो आता है, ये तो नहीं आता है, पर ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो पूछना होता है ना वो मुझे बताना होता है आपको। तो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो मायने रखती है, बस यही बात। इसलिए करो। और दूसरी एक बात, प्रैक्टिस भी हो जाए ना आपकी। एक योग टीचर जैसे तो दिखना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई योग के बारे में सब जान लिया और हम योग टीचर नहीं है, मतलब योग टीचर है पर योग की प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो सर मैंने इसी आज ही अभी प्रॉप योगा क्लास की फीस पे करी, वो तो 3 बजे से, वो भी 3 o'clock से है। वो थी। फिर नेक्स्ट आपका कब? फिर वो तो रह ही डेढ़ जाएगा। महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीना नहीं कहूंगा ये मैं, टू 2 टू महीना ही थ्री कहूंगा। मतलब ये 2 to 3 ठीक है, मैं ट्राई तो करूंगी कुछ। नहीं, मैंने पहले ना आपको ये मैं चीज समझ गई, बताई। मैं मेरा पक्का वो उसको सेंटेंस क्लिक। आपको, आपने पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुना है आप, मैं देखा। तो मैं यही कहूंगा, ये जो है ना ये टाइम लेके ही किया जाता है। आई नो सर, क्योंकि पहले एक बार एग्जाम ऑलरेडी ये सब क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है। बट मुझे वाईसीबी का सर्टिफिकेट चाहिए, आपने जैसे बताया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके लिए हाँ। अच्छा, एक और बात कि वैसे तो वाईसीबी का सर्टिफिकेट जो दूसरे पीआरसीबी वगैरह कराता है ना, तो वो ई सर्टिफिकेट ही देते हैं, पर जहाँ से मैं आपको करवाऊंगा ना वहाँ थोड़ी फीस ज्यादा होगी, नो डाउट। आप कंपेयर करोगे दूसरे पीआरसीबी से, पर आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो हार्ड कॉपी भी मिलेगी आपको, वो बेनिफिट में रहेंगे। मैं PQRS में से करवाता हूँ सबका, आज तक के सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है सारे का। इनको फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिली है और उनको सर्टिफिकेट भी अच्छे से टाइम टू टाइम मिल गया। कोई भी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स ऐसा किसी को फील नहीं हुआ, इतनी अच्छी सर्विस है। तो मैं वहां से कर, फीस जरा ज्यादा होती है उसकी कंपेरेटिवली, पर सर्विस बहुत अच्छा है, तो मैं उसको रिफर करता हूँ। एग्जामिनेशन फीस आपकी एक्स्ट्रा रहेगी, कोचिंग की फीस रहेगी जैसे आपको टेम्पलेट में देखा होगा 1500 रुपीज है। 1 2 3 कोई भी आप करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो एग्जामिनेशन फी रहेगी वो एक्स्ट्रा रहेगी, वो गवर्नमेंट को पे करनी है, हमें आदर्श भारत को, मुझे किसी को कुछ नहीं करना है, वो सीधे वेबसाइट पे वहां पे करना है। उस समय में भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा कि इस प्रकार से क्या क्या करना होता है आपको। सर पिंकी इसमें बहन, योग वशिष्ठ नहीं है ना? योग वशिष्ठ नहीं आता, योग वशिष्ठ का थोड़ा सा पार्ट आता है। कब आएगा पता है आपको? जब अनुलोम विलोम की व्याख्या करेंगे ना तब योग वशिष्ठ की बातें निकलेगी, क्योंकि अनुलोम विलोम जो आया है ना उसका पहला रेफरेंस योग वशिष्ठ में से मिलता है, इसीलिए तो नहीं आता। एक्चुअली मैं तो नहीं आता। कहूंगा कि यदि सिर्फ योग वशिष्ठ आप पढ़ो ना अकेला, बहुत अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है, पर अपने सर सिलेबस में इतना एक्चुअली नहीं है योग क्योंकि वो वशिष्ठ ही खुद नहीं ही समझ इतना पाता बल्कि है। है। हाँ, यस सर, यस सर, मैंने देखा है, बट योग वशिष्ठ बहुत डिफिकल्ट है। मीन्स कैरेंट संहिता, हठ प्रदीपिका, ये सब इजी लग जाता है, बट योग वशिष्ठ का घुसता ही नहीं है दिमाग में। ना ऐसा नहीं है। योग वशिष्ठ बहुत अच्छा ग्रंथ है, वो तो उसके अंदर सब है। उसके अंदर देखो अपना जो हठ योग भी है, उसके अंदर राजयोग भी है, उसमें भक्ति योग भी है, उसमें ज्ञान योग भी है, उसमें कर्म योग भी है, मंत्र योग भी है, सब है उसके अंदर। वो क्या है पता है? भगवान श्री राम को जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके आए ना तो उनको वैराग्य आ रहा है। उनको क्या वैराग्य है? अभी ये संसार की माया में मैं क्यों पढ़ूं?
मैं सब जानता हाँ। हूँ, मैं इसमें क्यों पढ़ूं, मुझे राजा नहीं बनना है। तो उस समय राजा दशरथ जी को चिंता हुई कि भाई ये क्या हो गया। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को कहा कि इनको जरा समझाओ कि संसार में रहते हुए भी संन्यास्त का जीवन जिया जा सकता है। तो वो जो उन्होंने कहा ना, वही योग वशिष्ठ है। तो उसके ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ है, वो संवाद के रूप में। जैसे उसका संवाद जो है ना, जैसे आप अभी बताए बहुत इजीली बता दिए, लेकिन जैसे उसका संवाद अगर रीड करते हैं ना, तो कई बार उनका संवाद ना समझ नहीं पड़ता है, हिंदी में ही नहीं पड़ता कभी भी है। जो समझ में ना पड़े ना, मुझे फोन करके पूछ लेना कोई भी, मैं आपको समझा दूंगा। भगवान ने जितना समझ दी है उतनी समझ दे दूंगा मैं आपको। मुझे भी वो ग्रंथ थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगता है ना। जी, थैंक यू सर। ईशानी बहन। हाँ सर। सर मुझे प्रैक्टिकल के लिए पूछना था। हाँ, और सर प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन ही रहेगा तो? जो ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, उनको पता है बहुत अच्छा रहता है इससे। आपको एक दो दिन ऐसा लगेगा ऑनलाइन कैसा रहेगा, एक बार ऑनलाइन सेट हो जाएगा ना, फिर ऑनलाइन ही अच्छा लगेगा। टाइम की सेविंग बहुत होती है इसमें। चिंता मत करो ईशानी बहन, अच्छा रहेगा, है ना। और दूसरी एक बात, मैं आपको एक्स्ट्रा सुविधा भी इसमें देने वाला हूँ। इनफैक्ट थियरी में भी देने वाला हूँ, प्रैक्टिकल में भी देने वाला हूँ। क्योंकि देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी क्रिस्टल क्लियर रहेगी ना, उतनी एग्जाम में आपको अपियर होने में मजा आएगा। तो मैं ऑनलाइन क्लास तो लूंगा थियरी का, बराबर है। सेम टू सेम जो मैंने पढ़ाया है उसकी वीडियो लिंक, जो दूसरा एक क्लास है डॉक्टर सोमवीर आर्य के जो है, उसकी जो सेम टॉपिक की जो लिंक है ना, मैं वो आपको देखने के लिए भेज दूंगा। अब इससे होगा ये कि आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी इससे। और दूसरा, बुक क्या है, पढ़ते पढ़ते हम कई लोग हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें आती है। अब जो वीडियो लिंक है, वीडियो है, तो फिर वो तो देख ही लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हो जाता है रिवीजन। तो वो एक करूंगा मैं आप लोगों को थियरी के लिए। प्रैक्टिकल के लिए अभी मैं करूंगा, मैं करवाऊंगा, आपको समझ लूंगा वो सारी चीजें, है ना, डिटेल में। उसके उपरांत उसकी जो वीडियो जो कंटेंट है ना, वो भी मैंने मेरे लिस्ट आउट करके रखे हैं, वो भी मैं आपको पास करूंगा। तो उससे उसकी क्लैरिटी भी एज इट इज आपको मिल जाएगी वापस रिवीजन के लिए। तो आपको इसलिए मैंने कहा कि थियरी के लिए तो बुक देखना भी पड़े, मतलब पढ़ना करना भी चाहिए ओवरऑल। वैसे भी आप शुक्रवार को जो रिवीजन करोगे उसके लिए देख लोगे, पर प्रैक्टिकल के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो वीडियो लिंक दूंगा और मैं करवाऊंगा उसमें ही सारी चीजें आ जाएगी आपकी सारी। तो चिंता मत करो, है ना। इस वजह से आपकी थोड़ी सर मेहनत चाहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेहनत करो और मैं जिस रास्ते पे दिखाता हूँ उस पे चलो, हो जाएगा फट से। सर सबका इसमें हुआ है तो आप। प्रैक्टिस हाँ, सर प्रैक्टिकल जो होता है उसमें है ना, मीन सूत्र और है ना श्लोक्स वगैरह बुलवाते हैं क्या, बाय हार्ट करवाते हैं? देखो क्या होता है, लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो। 1 में तो बिल्कुल पूछते नहीं है, उनको पूछना ही नहीं है। 2 में पूछते हैं, पर वो आपको ऑप्शंस देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, वो आपको कहेंगे भगवत गीता के एक श्लोक को आप चैंट करके दिखाओ और उसका जो भाषांतर है वो करके दिखाओ। आपको करना है, कोई एक श्लोक आपको याद कर लेना है दिमाग। फिर सूर्य नमस्कार के मंत्र और बीज मंत्र वो तो करने ही प्रैक्टिकल में, तो वो भी करने होते हैं। फिर आपको प्रेयर, कोई भी एक प्रेयर वो आपको पूछते हैं, आप कौन से प्रेयर करना पसंद करोगे, वो भी आपको पूछते हैं। तो वो भी एक प्रेयर तो वैसे भी योग प्रैक्टिशनर के मुंह में होती ही है। प्रार्थना बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो उसके अंदर मतलब चैंटिंग वगैरह। हाँ, लेवल 3 में जब आता है ना, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आपको, ये होता है उस समय, वो क्लियर है। परंतु 1, 2 में इतनी चिंता नहीं आती। अरे पतंजलि योग सूत्र का जैसे कि सर पहला चैंटिंग पाद नहीं और आती, दूसरा पाद है, सिर्फ उसी में से आता है कि सारे चैंटिंग चारों पादों चैंटिंग से नहीं आता आती, अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आती है। मतलब कि वो आपको होनी चाहिए, राइट। कि एज पर पतंजलि योग सूत्र
यम कितने हैं, नियम कितने हैं, आसन की डेफिनेशन क्या है, प्राणायाम की डेफिनेशन क्या है, प्रत्याहार क्या होता है, ये सारी चीजें जो अष्टांग योग होता है वो सारी चीजें, और उसके अनुरूप वो सारी चीजें पाद, पहला पाद और दूसरा पाद उसके बारे में आता है। तीसरे पाद के मैंने कहा ना, वो धारणा ध्यान समाधि, बस वहां पर अटक जाती है 1 2 में। 3 में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। 3 का आप ऐसा समझो कि यदि वो लेवल 1 बीकॉम है या एमकॉम है तो वो आपकी हो प्रोफेशनल एग्जाम हो गई, CICW आपकी वो वाली एग्जाम हो गई, CS वाली, ऐसा समझो। इसलिए हर एक को अपनी अपनी कैपेसिटी सोचनी चाहिए, उस प्रकार से जंप लगाना चाहिए, हो जाएगा ठीक। और कुछ बोलो सर। 2 to 3 बोला ना आपने, 2 से 3 बजे तक। 2 से 3:15, 3:15 मैंने इसीलिए कहा, पढ़ाई तो 2 से 3 होगी, 15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर रहेगा ना, इसीलिए। नहीं, मैं सोच रही थी कि दोनों साथ में कर लूं, तो ये 3 से 4:30। वैसे देखो मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता, पर मैंने पहले एक सेंटेंस में कह दिया ना जो बात, वो ध्यान में रखो। नहीं सर, अभी एक अभी चीज और बोलिए। सॉरी सर, जैसे जिस दिन अगर सपोज किसी वजह से लेक्चर स्किप हो जाता है तो क्या हमको उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? मैं क्योंकि आपको जैसे वीडियो लिंक ही भेज दूंगा ना आपको, बेस्ट। वैसे वो हाँ एग्जैक्टली इतना अच्छा तो रहेगा, पर जैसे मेरी आदत से लग जाएगी कि मैं पढ़ाऊं तो आपको ज्यादा यस तुरंत सर, कन्वे हो वही। जाए, हाँ तो रिकॉर्डिंग का तो फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। पर वो कहे ना कि ये कुछ ना हो, इससे ज्यादा कुछ हो, ऐसा तो निकल ही जाएगा मतलब आपका। तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, आप आना मत, मैं रिकॉर्डिंग रोज भेजता रहूंगा, उसमें से पढ़ लेना, फंस जाओगे। क्योंकि जो नहीं सर, पढ़ाते वक्त छोटी डेली छोटी टिप्स होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। वही सर, जैसे 1-2 लेक्चर बीच में स्किप हो जाते हैं ना, तो इस उसके लिए पूछ रही थी, क्योंकि हाँ, तो उसके फैमिली में लिए क्या ही है, एक आज ही एक हमारी मैरिज डिस्कशन है। हुई। हाँ, तो आज ही इसके लिए हमारी डिस्कशन हुई, क्योंकि ये पॉइंट किसी ने पूछा होगा बेने बे से, तो उन्होंने कहा कि अंकित भी ऐसा करे, तो इसलिए मैंने कहा दीप्ति बहन को ये अनुभव नहीं है, पर इस बैच से ये होगा कि सोम से गुरु का क्लास रहेगा और शुक्रवार को रिवीजन रहेगा और मॉक टेस्ट। ओके। दीप्ति बहन के वक्त तक ऐसा था कि सोम मंडे टू फ्राइडे तक का क्लास रहता था, तो इस प्रकार से। तो आपने कहा ना एक आध लेक्चर मिस हो जाए, पर एक लेक्चर मत मिस करो, तब तक ठीक है। 4 मिनट लेक्चर कर दोगे तो फिर पूरा पूरा वीक चला जाएगा आपका। नहीं सर, वही नहीं चाह रहे ना, क्योंकि एक बीच का ट्यूनिंग टूटता है ना सर, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, फिर समझ नहीं आता नेक्स्ट लेक्चर में क्या चल रहा है, सही है। इसलिए। और दूसरा, मुझे भी सामने स्टूडेंट्स हो गए तो पढ़ाना अच्छा रहेगा, है ना। कम स्टूडेंट्स को यस पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, यस सर। राइट। तो एक दूसरे को बांध के रखना है ना। टीम वर्क से काम करना है, सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे को हेल्प करते करते। ऐसा नहीं सोचना ऑनलाइन है हमें उनसे क्या, उनको उनसे क्या, ऐसा नहीं। एक शिक्षक की क्वालिटी होती है टीम वर्क। राजेश्वरी बहन को पता है, हम लोग टीम वर्क करके बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, नहीं राजेश्वरी बहन। ट्राइबल एरिया में जाते थे मेडिकल कैंप करने के लिए, तो साथ में हमेशा रहता था राजेश्वरी बहन। तो टीम वर्क ये चीज होती है, अच्छे कार्य हो सकते हैं इससे। अकेले से कुछ नहीं होता, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे समेटे हम कार्यक्रम। किसी को और भी क्वेश्चंस हो पूछ सर सकते हो। एक क्वेश्चन और हाँ है, हाँ, पूछो, एक 10 क्वेश्चन पूछो, 10 पूछो। सर, जैसे कि लेवल क्लियर हो जाता है सपोज, तो उसके बाद मतलब इस आदर्श भारत से कुछ स्टूडेंट्स को सपोर्ट रहता है जॉब के लिए, कि कुछ वैकेंसीज निकलती है या कुछ ऐसा देखो आज अपॉर्चुनिटी? ये आपने है ना एक अच्छा टॉपिक निकाला, तो मैं अच्छा है मैं उसके ऊपर फोकस करूँ। देखो, ये ऐसी एग्जाम नहीं होती कि ये आपने पास कर दिया तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, वहां पे जॉब मिल जाएगी। योग की क्षेत्र में आप टीचर हो पिंकी बहन, आप सर टीचर मैं हो, इंस्ट्रक्टर हूँ, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर, हूँ, मैं योग टीचर हो क्लासेस ना, लेती हूँ। क्लास लेते यस हो सर। बराबर। आपका अनुभव
मुझे आप बताओ, कभी भी आप किसी ने पूछा है कि आपने कहाँ से किया है, कौन सा सर्टिफिकेशन आपको, बताओ मुझे। नहीं सर, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किसी ने नहीं पूछा है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप कोई भी स्कूल में जाओगे ना, आप सर्टिफाइड टीचर, हाँ बस इतना, कहाँ से किया, कोई नहीं। आपकी कोई खुद नहीं की पूछा। जो क्वालिटीज है, जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग टेक्निक्स है, उससे ही आप उनको पता चलता है कि भाई आप कैसा कर रहा हो। बस यही बात है, बाकी किसी को नहीं। ये तो आप आपके लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना है कि ये सर्टिफिकेट के द्वारा कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मिले या ना मिले, ठीक है, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होता। वहां पर भी इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर भी हमें बहुत सारे लोगों में कॉम्पीट करना पड़ता है। तो आफ्टर ऑल क्या आया, Yes. अपनी क्षमता ही आई ना, ये बात। वैसे गवर्नमेंट के जितने भी जो एम्बेसीज जो होते हैं ना अलग अलग कंट्रीज में, इंडियन एम्बेसीज, वहां पे कंपलसरी है वाईसीबी का कोई भी लेवल उनको क्लियर करना ही होता है, वो कंपलसरी होता है। यदि आप वाईसीबी नहीं होते हो लेवल 1 और 2 और 3, तो आप इंडियन एम्बेसी में जॉब नहीं पा सकते हो। ये आपको मैं बात बताऊं जो आपको जानकारी मिल रही है कि कितनी इम्पोर्टेंट ये सर्टिफिकेशन है। यह इवन पीएचडी भी किया है परंतु वाईसीबी नहीं किया है, इवन नेट क्वालिफाई नहीं चलेगा, वाईसीबी करना पड़ेगा। तो इतना रेप्यूटेड और इतना वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन, अभी मत करो कोई भी, तो भी कभी ना कभी कर लेना। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है। कोई भी लेवल करो चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं कि लेवल 2 किया है और लेवल 1 वाला है तो वो इन्फीरियर है, ऐसा नहीं। वाईसी भी एक बार जो पढ़ा ना, वो उसको पता चले कि वो खुद में ही इतना पावरफुल है, नॉलेज इतना बढ़ जाता है आपका, योगिक टेक्स्ट के ऊपर इतना कमांड बढ़ जाता है, इतना आपको अच्छा लगता है खुद के लिए कि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की। तो इसीलिए जरूर से करें, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे से जुड़े, अच्छे से सुना मुझे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की आप कार्य क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा सा कार्य करें, खूब आगे बढ़ो, नाम करो और ईश्वर की आप सभी लोगों के ऊपर कृपा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, है ना। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और किसी को एक ये रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे या बीरेन भाई को मैसेज कर सकते हो, जो वीडियो पहले इसमें दिखाया था वो चाहिए, उसके लिए मैसेज मुझे कर सकते हो, बीरेन भाई को कर सकते हो। सिलेबस की जो लिंक है उसके लिए आपको चाहिए तो कर सकते हो, और जो किसी और को इसके बारे में बताना हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट जो भी आपको चाहिए वो मैसेज कर सकते हो, सारी चीजें प्रोवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कोर्स इसीलिए इतनी फीस में हो रहा है क्योंकि अभी क्या है, बहुत ज्यादा फीस वाला होता जा रहा है कि जो चीज जब जैसे जैसे पूरी आगे बढ़ती है ना, सबका माइंड बढ़ता जाता है, तो वो गलत है ऐसा तो नहीं कहेंगे, वो उनकी उनकी। हमारा जो तात्पर्य है वो ऐसा है कि सब लोग कर सके, ऐसी व्यवस्था उभी करनी, ठीक है। हमारे आदर्श भारत के सभी कोर्स भी आप देखोगे एकदम कंफर्टेबल रेट में आपको दिखेगा। आज तक किसी भी कोई भी संस्था ने इस प्रकार के इस प्राइस में और ऐसी फैकल्टी के साथ कभी भी कोर्सेस नहीं किए हैं। जो पुराने टीचर हैं उनको पता है यहाँ क्यों ऐसा है, उसका एकमात्र कारण है, एक ही कारण है कि जो हमने सहा है, हम नहीं चाहते आप लोग सहे, है ना, वो नहीं होना है। इसीलिए इस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए हमें गर्व है, ठीक, करते रहेंगे और देश को आदर्श बनाना है तो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं तो फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। હા રાજેશભાઈ બોલો। અંકિતભાઈ મને આ વિષયથી થોડો અલગ પ્રશ્ન હતો, આપણે જે મારી રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દઉં, અલગ પ્રશ્ન પછી આપણે વાત કરીએ, જી એક જ મિનિટ।